भारत के लिए रूस भी मायने रखता है तो अमेरिका भी महत्वपूर्ण है। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हाल ही में क्वाड समिट में हिस्सा लिया और मकसद एक अलग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया के सामने रखना है और खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की उभरती चुनौती का मिलकर मुकाबला करना है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार मेजर अमित बंसल। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्वाड में भारत को क्या मिला, क्वाड में भारत ने क्या कमिटमेंट किए, उन सभी विषयों को हम खंगालेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो सबसे पहला सवाल क्यों ना हम यही कर लें कि क्वाड आखिर में है क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, बेसिकली इसका काम क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है? देवेंद्र जी, 2007 में ये जो हमारे 4 राष्ट्र थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, इन चारों ने मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की स्थापना की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एशिया पैसिफिक के अंदर चीन एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर के उभर रहा है और चीन के इस तरह से उभरने की वजह से जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़ी इकोनॉमिक ताकतें हैं, उनको कोई ना कोई खतरा हो सकता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग स्टार्ट हुआ। 4 देश इसमें शामिल हुए और 2007 में ये शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रही, क्योंकि बाकी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, भारत की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, जापान की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं था। तो ये लगभग 10 वर्षों तक क्वाड का जो कॉन्सेप्ट था, ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और किसी ने इसकी तरफ थोड़ा सा भी निगहबानी करने की, थोड़ा सा भी इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं जी। 2007 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पहल वैसे जापान ने की थी, लेकिन उसकी मुखालफत रूस और चीन बहुत जमकर कर रहे थे और जापान ने जब जरूरत महसूस की इस तरह की महाशक्तियों को आपस में जोड़ने की, जिनका कहीं ना कहीं सरोकार था हिंद प्रशांत क्षेत्र से, चीन के खतरे से, रूस के खतरे से, तो उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया, अमेरिका को शामिल किया और भारत को शामिल किया। इनिशिएटिव था जापान का और 2017 में वापस नवंबर में इसको फिर से इनिशिएट जी हाँ, 2017 में जब ये एक बार आसियान समिट हुआ मनीला में, उस आसियान समिट, इट वाज अ ट्रिगरिंग इवेंट। उसके बाद लोगों को जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे आसियान समिट में मनीला में रखे गए, तो लोगों को लगा कि हाँ, कोई ना कोई एक फोरम होनी चाहिए जहां पर आप इस तरह के मुद्दों को एड्रेस कर सकें। तो लगा कि हाँ, क्वाड तो ऑलरेडी है आपके पास, तो व्हाई शुड वी रिवाइव इट। तो फिर क्वाड के रिवाइवल की बातें शुरू हुई। क्वाड रिवाइव हुआ और धीरे धीरे जो मेंबर कंट्रीज थे उनके बीच में डिफेंस पार्टनरशिप भी शुरू हुई, मल्टीलेटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो भी हुई और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी स्टेब्लिश हुआ। तो अगर हम क्वाड को समझते हैं तो क्वाड बेसिकली 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला है फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो फ्री एंड फेयर ट्रेड वो कहते हैं कि भाई, जिस तरह से चाइना इस रीजन को अफेक्ट कर रहा है और अपनी ट्रेड पॉलिसी के थ्रू, अपने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के थ्रू देशों को अपना गुलाम बना रहा है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा और किसी तरह से फ्री और फेयर ट्रेड पॉलिसीज यहां लानी पड़ेंगी। और दूसरा प्रिंसिपल जो क्वाड का है, जो वो कहते हैं, वो है ए रूल बेस्ड मैरीटाइम डोमिनेंस। तो ये कहते हैं भी साउथ चाइना सी, जिस तरह चाइना कहता है कि भाई पूरा साउथ चाइना सी मेरा ही है और किसी का इसके ऊपर हक नहीं है, वो जो वियतनाम की टेरिटरी है, फिलीपींस की टेरिटरी है, इन सब की टेरिटरीज को कब्जाने में लगा हुआ है। तो क्वाड कहता है कि भाई ये जो मैरीटाइम लेन्स हैं, मैरीटाइम एरियाज हैं, ये रूल बेस्ड हैं। जो जिस इलाके का, जिस देश का ये इलाका है और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उस इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक हमें इन मैरीटाइम ट्रेड को बनाना पड़ेगा, ना कि चाइनीज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के थ्रू। तो अब ये सारी की सारी चीजें आकर के ठहरी हुई हैं और क्वाड का अभी लगातार आप देखिए, 2017 में इसकी एक पहली मीटिंग हुई, 18, 19, 20, 21, 22, अब हम लगभग पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं कि हाँ, क्वाड धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और कुछ हरकत हमें क्वाड में नजर आ रही है। मतलब जो इसका उद्देश्य था बनाने का, उस उद्देश्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगला सवाल मेरा यही था, जिसका आपने जिक्र कर ही दिया पहले से, कि 2007 और 8 के टेन्योर को जोड़ लें, उसके बाद 17 से लेकर अब तक के टेन्योर को जोड़ लें, तो लगभग 7 वर्ष हुए क्वाड को। लेकिन जितनी चर्चा क्वाड की होती है, जितनी थ्रेट चाइना को महसूस होती है, क्या वास्तव में धरातल पर इसकी कुछ उपलब्धियां रही हैं? अगर जैसा कि आपने कहा कि चारों देश मिलकर के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चाइना को एक सिग्नल है कि भाई आप अपना एक्सपेंशन जो है उस रूल बेस्ड व्यवस्था में, इंटरनेशनल व्यवस्था में बनाए रखें, अदरवाइज आपको खतरा हो सकता है। तो सांकेतिक रहा है या कुछ उपलब्धियां भी रही हैं? देवेंद्र जी, जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप उपलब्धियों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं रही हैं। चारों देशों ने मिलकर के हमारी नेवल एक्सरसाइज की हैं,
साउथ चाइना सी के अंदर भी कुछ डोमिनेंस पेट्रोल वगैरह किए हैं, लेकिन और इकोनॉमिक तौर पर भी कुछ आपस में एग्रीमेंट्स हैं, बट उन एग्रीमेंट्स का जो ग्राउंड के ऊपर इफेक्ट नजर आता है वो बहुत कम नजर आता है। जी, इसके लिए एक सवाल यहाँ जोड़ूंगा, क्या आपस में चारों देश जो हैं उनके आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक भरोसा कम है? पारस्परिक भरोसा कहना ठीक नहीं होगा, बट हाँ पारस्परिक संबंध कहीं ना कहीं उनमें खटास है। अगर आप भारत अमेरिका के संबंध देखते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं खटास है, उतनी जो नजदीकी है वो नहीं है जी। ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के बीच में खटास है, क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपना समझौता किया था पनडुब्बियों का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उस पनडुब्बी के समझौते को फ्रांस से कैंसिल करके अमेरिका के साथ नया समझौता किया। इससे कहीं ना कहीं कुछ दरारें हैं। तो आपस में जो देशों के बीच में दरारें हैं, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरी चीज, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं उस रीजन में जापान थोड़ा बहुत उसका पार्ट करता है, ईस्ट चाइना सी की बात है, इंडिया एशिया पैसिफिक का इंटीग्रल पार्ट है, बट ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वो दूर बैठे कंट्रीज हैं। तो उस देश, और हमने अभी तक इस क्वाड के अंदर हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर जो एशिया पैसिफिक के कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है जी। तो जब तक आप इन कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक बहुत जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंटरेस्ट, जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट सरोकार है, उनको आपने इंक्लूड नहीं किया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है क्वाड में, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अगर मैं कहूंगा क्वाड के बदले अगर हम नया जो आईपीएफ जो उन्होंने किया है, नया कोalition 13 कंट्रीज का जो कल अनाउंस हुआ है, अगर हम उसको लेकर के चलते हैं तो शायद वो एक प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में प्रूव हो सकता है। क्योंकि जब आर्थिक हित जुड़ जाते हैं तब निश्चित रूप से सामरिक हित भले भी शामिल ना हो, लेकिन देश उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, अपनी सक्रियता उस तरह दिखाने लगते हैं। जैसे कि मेजर अमित बंसल ने कहा कि जापान और भारत के सरोकार जितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं उतने सरोकार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इस मैटर पर नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका अगर देखें तो चाइना की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोधी रहा है, और वो ये नहीं चाहता है कि उसके सामने कोई दूसरी शक्ति, दूसरी महाशक्ति दुनिया में उभर कर आए। तो इस वजह से वो लगातार शामिल होता रहा है। भारत के लिए धरातल पर कितना महत्वपूर्ण है क्वाड समझौता, और क्वाड में भारत का इन्वॉल्वमेंट कितना मायने रखता है? देवेंद्र जी, हमें पहले इस बात को समझना होगा कि आज अगर आप एशिया के अंदर एशिया की जो पावर्स को देखते हैं, एशिया की महाशक्तियों को देखते हैं, तो एशिया में चीन के बाद जो दूसरी महाशक्ति है वो है भारत। और अगर हम ह्यूमन कैपिटल के टर्म्स में, हम रिसोर्सेज के टर्म्स में, या हम बाकी चीजों के टर्म्स में हम बात करते हैं, तो इफ देयर इज एनी कंट्री विच कैन रिप्लेस चाइना, और इफ एनी कंट्री विच कैन चैलेंज चाइना, इट इज ओनली एंड ओनली इंडिया। तो इसलिए इंडिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्री है पूरे विश्व के लिए। दूसरी बात आती है, भारत के दो बड़े प्रमुख इंटरेस्ट हैं। पहला तो भारत के अपने खुद के इंटरेस्ट, जिसमें आता है भारत के चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जाई हुई है, चाइना हमारे लगातार अरुणाचल और लद्दाख के अंदर थ्रेट बना हुआ है। पहला एस्पेक्ट। दूसरा जो है एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। जिस तरह से चाइना अपनी डंपिंग पॉलिसीज को लेकर के और भारत के आसपास की कंट्रीज में, चाहे वो श्रीलंका को देख लें, चाहे वो नेपाल को देख लें, और चाहे वो पाकिस्तान को देख लें, हर जगह चाइना ने अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है। तो एक तरह से जो इंडिया को इंसर्कल करने की तैयारी हो रही है, चाहे स्ट्रेटेजिक तौर पर हो, चाहे इकोनॉमिक तौर पर हो, चाहे टेरिटोरियल तौर पर हो, तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में भारत के लिए चाइनीज कंसर्न बिकम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कहीं अमेरिका के कंसर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का जिक्र किया, तो इसमें डेफिनेटली ये बहुत मायने रखता है कि अगर भारत के अमेरिका के साथ संबंध नज़दीक होंगे, मजबूत होंगे, तो उसका फ़ायदा भारत को उन अमेरिकी कंपनियों के अपने यहाँ लाने में मिलेगा जो चाइना की लोकेशन से हटकर एशिया का दूसरा स्थान ढूंढ रही हैं। जैसे अभी हाल ही में खबर आई थी कि एप्पल ऐसा अनुमान है कि चाइना से अपने सारे जो उसके प्रोजेक्ट हैं उनको वहाँ से हटाएगी और उसे नई टेरिटरी चाहिए। जी हाँ, तो धीरे धीरे अगर भारत के लिए सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको चाहिए कि वो क्वाड का किस तरह से सही इस्तेमाल कर पाता है, और क्वाड के मेंबर कंट्रीज का किस तरह से इस्तेमाल कर पाता है। आज देखिए आप, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां हैं जो चाइना से ऑपरेट कर रही हैं, इसी प्रकार से चाइना की जो डिपेंडेंस है, हम आपको हर एक देश का अलग अलग महत्व है। चाइना के अंदर जो अमेरिकन कंपनियां हैं उनको अगर चाइना से अप्रूव करना पड़ेगा तो उनके लिए द ओनली डेस्टिनेशन अवेलेबल इज इंडिया। ओके, क्योंकि इंडिया न सिर्फ प्रोडक्शन का हब बन सकता है बल्कि ये मार्केट भी बड़ा है, तो जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। दूसरी बात, जैसे हम रेयर अर्थ की बात करते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, जिसका आज की डेट में चाइना एक बहुत बड़ा प्रमुख सप्लायर है जी। अगर हम उसके अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है जी, जो कि क्वाड का एक कंट्री है जी। तीसरा एस्पेक्ट, जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
तो टेक्नोलॉजी के केस में जापान है जो कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो हमारे पास कैपिटल यूएस की है, मैन पावर अमेरिका इंडिया की है, रेयर अर्थ और बाकी अदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया के हैं, और टेक्नोलॉजी जापान की है। तो अगर आप इन चारों कंट्रीज की जो स्ट्रेंथ है उसको मिलाकर के काम करें तो दुनिया की शायद सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति तैयार हो सकती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो समूह है वो किस तरह से मेजर अमित बंसल ने जोड़कर बताया कि ये न सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है बल्कि बाकी 4 देश जो 3 देश हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। अगला सवाल मेरा ये है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ था उस दौरान जो बिडेन ने जिस गोलबंदी की शुरुआत की थी रूस के खिलाफ, उसमें उनकी अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी कि भारत भी उसी सुर में शामिल होगा, उसी सुर में सुर मिलाएगा जिस सुर में अमेरिका और बाकी रूस के विरोधी देश बोल रहे हैं। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। तो क्या और उसके बाद जो बिडेन ने, अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाने की धमकियां भी दी थी, लेकिन भारत ने उनको सीरियसली नहीं लिया और भारत ने अपनी नीतियों पर अडिग रहने का फैसला किया। तो क्या आपको लगता है कि सिचुएशन बदली है? जब उस समय जो बिडेन की नाराज़गी थी वो कम हुई है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या आपको इस क्वाड समिट में, जिस समिट पर हम चर्चा कर रहे हैं 2022 की टोक्यो में, मोदी के साथ जिस तरह से उनकी गर्मजोशी थी, उसको देखते हुए क्या लगता है कि वो कड़वाहट कम हुई है? मैं आपको समझाने के लिए देवेंद्र जी 2 बातें बताऊंगा। पहला भारत का नजरिया और दूसरा अमेरिका का नजरिया। जी, भारत का नजरिया यह है कि भारत बहुत शुरू से, आज से नहीं, शुरू से भारत की एक पॉलिसी रही है गुट निरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की। हम लोग देश विश्व के जो बड़े ग्रुप्स हैं उनमें शामिल नहीं हुए हैं। हमने अपनी खुद की सेल्फ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखी है जी, ये पहला बात है। दूसरी बात, भारत जो है लगातार एक अपने कॉन्सेप्ट पर काम करता है, वसुधैव कुटुंबकम, विच इज ऑल इंक्लूसिव पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमीज और विद द वर्ल्ड। तो इन दोनों को अगर हम बात करके चलें तो हमारे लिए अपने इंटरेस्ट, अपना ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना जी। अब बात आती है अमेरिका के नजरिए की। अमेरिका को रूस की दुश्मनी आज की नहीं है जी, ये कोल्ड वार के समय से बहुत पुरानी है। अमेरिका वर्सेस कम्युनिस्ट, अमेरिका वर्सेस रूस, अमेरिका वर्सेस ईस्टर्न ब्लॉक वर्सेस नाटो, और ये जो उनके आपस का क्लैश है इसमें ना तो पहले हम कभी पढ़े हैं जी, जब कोल्ड वार का टाइम चला था, पीक ऑफ द कोल्ड वार था और भारत रशिया के काफी करीब था। आप इसको अपोजिट लेकर के देखिए, जब भारत रूस के बहुत ज्यादा नजदीक था और कोल्ड वार का सिनेरियो चल रहा था, उस वक्त में भी हमने भारत को रूस का एक हॉटस्पॉट नहीं बनने दिया जी। जिस प्रकार रूस ने मिसाइलें वगैरह तैनात की, रूस ने अपनी तैनाती अफगानिस्तान में की, भारत ने रूस को अपने यहाँ पैर नहीं जमाने दिए, हालांकि हमारे अच्छे रिलेशन थे रूस के साथ। तो उसी प्रकार से अब जिस प्रकार अमेरिका चाहता है कि भारत रूस को घेरने में उसकी मदद करे, तो उसमें भी भारत ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट कोएग्जिस्टेंस है और हम अपनी इस पॉलिसी से समझौता नहीं करेंगे जी। अब एक और बात सामने आती है, अगर जो बिडेन को एशिया पैसिफिक में पैर जमाने हैं जी, तो एशिया पैसिफिक में पैर जमाने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है भारत के साथ बैठने के अलावा जी, क्योंकि भारत एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी महाशक्ति है। बिल्कुल, अगर आप भारत को अपने साथ नहीं लेंगे तो आप चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर देखते हैं कि बिडेन के मन में कितनी भी कसक रहे, लेकिन बिडेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है भारत को साथ लेकर चलने के अलावा। तो क्या आपको लगता है, वही मेरा सवाल यही था कि बॉडी लैंग्वेज से क्या आपको सिग्नल मिला कि 2022 में जिस तरह की बॉन्डिंग दिखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कोई मुझे बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती है, बट हाँ ये दिखता है कि भाई दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों की मजबूरियां हैं कि मन नहीं मिल रहा है, मन नहीं मिल रहा है, आपको साथ चलना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, तो अपने ज्वाइंट इंटरेस्ट के लिए हमें आपको साथ में रहना पड़ेगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा आखिरी सवाल है कि अमेरिका की तरफ से ये पहल की गई कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF की शुरुआत की, और ये शुरुआत क्वाड की शिखर बैठक से ठीक एक दिन पहले शाम के समय टोक्यो में ही उन्होंने की। और इसका मकसद, जो शुरुआत में आपने जिसका जिक्र किया था कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब आपके जुड़ जाएंगे चारों देशों के, तो निश्चित रूप से जो तटस्थता या जो कह सकते हैं उदासीनता थी पहले, उतनी सक्रियता नहीं थी इन चारों देशों में, वो उसमें बदलाव आ जाएगा। तो ये IPEF जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसमें कितना रोल प्ले कर सकता है, कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, और चीन के लिए कितना बड़ा थ्रेट पैदा कर सकता है? देवेंद्र जी, अगर आप मेरे से पूछें, और मेरा अपना निजी मानना यह है जी, कि अगर IPEF को सही तरीके से ये चलाया गया जी, तो इट विल बी मच मोर सक्सेसफुल देन क्वाड। ओके, और उसके मेरे पास बताने के कुछ कारण हैं। सबसे बड़ी चीज, इन्होंने IPEF के अंदर दे हैव इंक्लूडेड 13 कंट्रीज,
और जो एशिया पैसिफिक के मेजर कंट्रीज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। आपके पास थाईलैंड है, आपके पास वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रूनेई है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो आपने सारे कंट्रीज को इंक्लूसिव लिया है, तो इस इलाके की सारी इकोनॉमीज यहां शामिल हो रही हैं, पहली बात, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, ये जो सारी कंट्रीज की अगर आप इकोनॉमी को मिलाकर के चलते हैं तो ये लगभग पूरी दुनिया की 40% से ज्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। तो अपने आप में एक बहुत, ये जॉइंटली, ये 13 देश जॉइंटली मिलकर के एक बहुत बड़ी सुपर पावर को डिनोट करते हैं। 40% जीडीपी बहुत होता है, बहुत होता है। तीसरी चीज, इट इज ए प्योर इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट। इसमें किसी तरह का सिक्योरिटी, मिलिट्री तरह का कुछ नहीं है। क्वाड और आईपीईएफ में यही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है कि उसमें आपके कहीं ना कहीं रक्षा और सुरक्षा के मामले हैं और इसमें प्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और इसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं मैं उनको दोहराना चाहूंगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग उनका है एस्पेक्ट। जो 4 फ्रेमवर्क के इसके प्रिंसिपल्स हैं, पहला है ट्रेड, कि भी हमें जो सारे मेंबर कंट्रीज हैं आपस में हमें ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, आपसी ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि चाइना हमें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। जी। दूसरा ये बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन जो हमारे पास आसियान कंट्रीज के अंदर है, सप्लाई चेन, यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, यूज ऑफ लेन्स इन द शिप इन द सी, साउथ चाइना सी, उनका इफेक्टिव यूज करके। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन कंट्रीज के बीच में सप्लाई चेन की, सो इट इज गोइंग टू बी ए मेजर काउंटर टू चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अगर हम सप्लाई चेन सिस्टम को, जो दूसरा प्रिंसिपल है आईपीएफ का, उसको हम सही तरीके से और उसके मुकाम तक लेकर के जाएंगे तो शायद ये चाइना की बीआरआई का एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव हो सकता है। तीसरा वो कहते हैं भाई हमें एनवायरनमेंट के ऊपर ही बात करनी है, क्योंकि अभी तक बात बहुत चल रही है। पेरिस अकॉर्ड साइन हुआ, पेरिस अकॉर्ड साइन होने के बाद हर देश को अपने कार्बन फुटप्रिंट्स घटाने हैं, क्लीन एनर्जी को बढ़ाना है, नेट जीरो की तरफ नेट जीरो को करना है। तो उसके लिए भी तीसरा प्रिंसिपल है कि भाई हमें यस वी हैव टू एंश्योर कि हम क्लीन एनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाएं और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे हमारा कम से कम कार्बन फुटप्रिंट्स जनरेट हों। और चौथा और सबसे आखिरी प्रिंसिपल है टैक्स एंड करप्शन। क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हैं, टैक्स हैं, डंपिंग फीस हैं, ये सब चीज़ें हैं और ये सारे देशों में चल रहे हैं। एक दूसरे देश के लिए बैरियर है, बैरियर्स हैं। करप्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है, मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत सारा है। तो इन सब को दूर करते हुए किस तरह से अपने ओवरऑल ट्रेड को बढ़ाया जाए और सस्टेनेबल फ्यूचर इन कंट्रीज का किया जाए। तो ये हम इन चारों बातों को अगर लेते हैं और ऑल इंक्लूसिव स्टेटस ऑफ आईपीएफ, जिसमें 13 कंट्रीज शामिल हैं और 13 कंट्रीज एशिया पैसिफिक के प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जी, इनको अगर लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग वेंचर है, मच मोर प्रॉमिसिंग देन द क्वाड जी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्वाड में आने वाले समय में आईपीएफ के भी कुछ कंट्रीज शामिल की जा सकती हैं, या इसका क्वाड ही रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्वाड्रिलेटरल रखा गया है, तो 4 देश हैं शामिल ऑलरेडी। तो क्या अगर हम रक्षा के लिहाज से देखें, चाइनीज़ थ्रेट के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर साउथ चाइना सी में जो ट्रेड के लिए शिप का मूवमेंट है उसको अगर स्मूथ रखना है तो कुछ और कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए होगा। देवेंद्र जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी लगातार कहता रहा हूँ कि क्वाड में जो कंट्रीज़ हैं वो दूर दूर लोकेटेड हैं। आपने लोकल कंट्रीज़ को अपने साथ शामिल नहीं किया है, तो आपको किसी ना किसी तरह से लोकल कंट्रीज को इंक्लूड करना पड़ेगा जी। और उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो बड़े देश जहां शामिल होते हैं, जापान और अमेरिका जैसे देश, तो वहां पर अपनी कहीं ना कहीं ईगो भी आती है सामने कि किसको शामिल करें किसको ना शामिल करें। एक और सबसे बड़ा थ्रेट है, जैसे कि नाटो में हुआ। नाटो में आप देखते हैं, नाटो में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है वो रहा है अमेरिका जी। और जब से नाटो बना है तब से अमेरिका हैज बीन कॉलिंग शॉट्स इन नाटो। तो नाटो में अमेरिका की चलती है और नाटो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ही काम करता है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि क्वाड या आईपीएफ दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कहीं फ्यूचर में ये मर्ज नहीं, कहीं फ्यूचर में ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर काम तो नहीं करने लग जाएंगे। ओके ओके। अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जिस तरह से आज नाटो काम कर रहा है, आज नाटो में जो अमेरिका कह देता है लोग उसी को मानते हैं, तो कहीं इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं बन जाएंगी। तो 2-3 चीज़ें, एक तो इनका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इनकी ऑल इंक्लूसिव पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा उसके अंदर सारे इंडिविजुअल कंट्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंट्री क्या रोल डिफाइन करेगा। आप एक कमांडर और बाकी सैनिक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको सब एक टीम के तौर पे काम करना पड़ेगा, हर देश का अलग अलग रोल जी पैरेलल। तो अच्छा, इसमें जो ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि बाकी जो देश हैं जो आईपीएफ के मेंबर बन रहे हैं वो क्वाड में शामिल हो सकते हैं क्या, उसमें एक थ्रेट ये भी होगा जो छोटे छोटे देश हैं कि चाइना के उनके अपने साथ रिलेशंस हैं,
शायद हो सकता है कि वो व्यापार के मामले में आपके साथ आ सकते हैं, क्वाड के साथ आ सकते हैं, लेकिन जहां सामरिक मामला आ जाता है वहां हो सकता है कि वो संकोच करें, उनकी अपनी कूटनीति अलाउ ना करें। इसीलिए जो आईपीएफ है उसको एक प्योर इकोनॉमिक फोरम बना करके रखा गया है, उसको कहीं से भी एक सामरिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। और दूसरी बात, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी आसियान, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने एक आसियान के नाम से अपनी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो आसियान, हालांकि उनका आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन आसियान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना से इन्फ्लुएंस रहा है जी। और चाइना से इन्फ्लुएंस रहा है तो आसियान के अंदर, और इसलिए इन्फ्लुएंस रहा है क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज जो हैं आसियान के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना से कनेक्टेड रहे हैं जी। तो आईपीएफ इसलिए बनाया गया कि उसमें आसियान कंट्रीज हैं, प्लस उसके अंदर वो कंट्रीज हैं जो बाहर के भी कंट्रीज हैं, जो आसपास के बड़ी पावर्स भी हैं, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया जी। तो लगता है कि और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें चाइना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आईपीईएफ का जो अनाउंसमेंट हुआ वो इकोनॉमिक लेवल पर, आर्थिक डेवलपमेंट के लिहाज से भारत के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। एक और बात कहूंगा देवेंद्र जी, जो मैं बात इसमें कही जानी चाहिए और हमें इसको गौर करना चाहिए जी। पिछले 5 वर्षों से भारत ने एक जो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया है जी, तो अगर आप लुक ईस्ट पॉलिसी और आईपीएफ को मिलाते हैं जी, तो शायद कहीं ना कहीं एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर हमें दिखाई देता है जी। तो भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज से या बाकी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा सकारात्मक संकेत ना मिले हों, लेकिन भारत की जो इंपॉर्टेंस है उसको बाकी तीनों देशों ने स्वीकार किया है। ये 2022 के क्वाड समिट में दिखा भी है और आगे आने वाले समय में दिखेगा भी। और आईपीएफ का अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोलने वाला होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। मेजर अमित बंसल हमसे डिस्कस कर रहे थे और इशू था क्वाड 2022 से भारत को क्या हासिल हुआ और क्या आने वाले समय में क्वाड और क्वाड कंट्रीज़ का भविष्य उज्ज्वलमय है। तो इस पर हमने चर्चा की और इसी तरह के बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट विषय पर हम डिस्कस करते रहेंगे और आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। आप बस जुड़े रहिएगा India.com के साथ। चलते चलते आपसे अपील करेंगे कि अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपके सुझाव हैं तो भी आप दे सकते हैं, कुछ सवाल हैं वो भी आप लिख सकते हैं। सवालों के जवाब मेजर अमित बंसल खुद आपको देंगे। आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बने रहिएगा India.com के साथ। धन्यवाद।